कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। सुप्रभात, मैं हूं दीक्षा कोहली आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा में तंबाकू पर उत्पाद शुल्क विधेयक पारित। तंबाकू उत्पादों पर नया एक्साइज ड्यूटी ढांचा मंजूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजस्व डिविजिबल पूल में जाएगा। राज्यों से साझेदारी, लोक स्वास्थ्य और राजस्व दोनों को मजबूत करने की पहल। मणिपुर में जल प्रदूषण निवारण संशोधन अधिनियम लागू करने के संकल्प को राज्यसभा ने दी मंजूरी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदन में पेश किया संकल्प। सदन में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर व्यापक सहमति। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचेंगे दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग प्राइवेट डिनर, कल राजघाट पर देंगे श्रद्धांजलि, व्यावसायिक बैठकों में होंगे शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू के भोज के बाद पुतिन मॉस्को लौटेंगे। तमिलनाडु की प्राकृतिक खेती से प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों से कहा, कम लागत ज्यादा उपज का रास्ता यही। प्राकृतिक खेती से खेती और पर्यावरण दोनों का भविष्य सुरक्षित। नौसेना दिवस के तहत शंकुमुगम तट पर नौसेना की समुद्री शक्ति और युद्ध क्षमताओं का हुआ व्यापक प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुवनंतपुरम में नौसेना के ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन का किया अवलोकन। हिंद महासागर को खुला, स्थिर और नियम आधारित रखने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। कल तीसरे दिन लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 यानी द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 बिल पास हो गया। वहीं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम को मणिपुर में लागू करने संबंधी सांविधिक संकल्प को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। आइए जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में आज एक बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी करने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। कल लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद समान कर बोझ रखने के लिए उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। जी हां, बता दें कि उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन वाले विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव पेश किया। GST was introduced in 2017, the central government gave up its excise rights, and the duties which were levied under the central excise on tobacco products was given away in favor of the GST Council, so that the Council can levy compensation cess, and that compensation cess which would be collected on tobacco products in the place of excise would go for the compensation for the states for the initial years when they come into the GST. Now, as a result, the central excise duty, the right was kept up, but the duties were minimal or completely zero. Now, the compensation cess time is over. Even from July 1st, 2022, we don't anymore give compensation amount to the states, although we are collecting this cess after 22 till now, only because the GST Council had discussed and we
we borrowed money back to back, gave it to the states as though the compensation is being paid, but paid with borrowed money. Now, it was decided in the GST Council that this borrowing will have to be principal and interest paid back by extending the compensation cess only to that much period which is required for paying the loans back. Even the GST law itself had limited the compensation cess collection to only 5 years, and that is why it ended in 22. But with legal advice and with the complete understanding which the GST Council expressed, and I'm grateful for that to the GST Council, the extension of the GST compensation cess happened till now. In another probably couple of weeks, the loans will be completely repaid. The center, therefore, wants to make sure that the excise will come back to us so that we can levy that duty. वित्त मंत्री की ओर से विधेयक पेश किए जाने के बाद विभिन्न सदस्यों ने अपने सुझाव और विचार रखे। कुछ विपक्षी सदस्यों ने कानून में संशोधन और अतिरिक्त कर पर चिंता जताई। तंबाकू उत्पादक किसानों और बीड़ी मजदूरों के रोजगार को लेकर विपक्ष के कुछ सांसदों ने चिंता जताई। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ सदस्यों का मानना है कि यह उपकर है जिसका लाभ केंद्र को मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यह उत्पाद शुल्क है जो डिविजिबल पूल में जाएगा। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर बोझ जीएसटी मुआवजा उपकर के दौरान जितना था उससे कम ना हो, हम यह कर लेकर आ रहे हैं। अब का रिजीम जो है उसमें जैसे मैंने बताया 28% टैक्स था, उसके ऊपर एनसीसीडी लगाता था, हैंडमेड चार्ज था 1 रुपी हर एक 1000 बीडी के ऊपर, और मशीन मेड है तो 2 रुपया 1000 बीडी यूनिट के ऊपर, और उसके ऊपर बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो मैंने बताया नॉमिनल 5 पैसा था, 5 पैसा 1000 बीडी के ऊपर, और अगर मशीन मेड हो तो 10 पैसा 1000 बीडियों के ऊपर। ये है अभी जो प्रिवेलेंट स्कीम है। एक्साइज आने के बाद वो ही रेट होगा, क्योंकि जीएसटी अभी 18 हो गए, कम हो गए, और हैंडमेड यूनिट के ऊपर जैसे पहले एनसीसीडी था वो ही रेट है 1 रुपया 1000 यूनिट के ऊपर, अगर हाथ से बनाया हुआ, मशीन से बनाया हुआ तो 2 रुपया 1000 यूनिट के ऊपर, और बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो कानून अभी ले आ रहे हैं उसमें 10% होगा बीडी के ऊपर। कुल मिलाकर के बीडी के ऊपर रेट जो था पहले वही है, 1 पैसा, मैं रुपया नहीं बोल रही हूं, 1 पैसा का इंक्रीज भी नहीं है। इसीलिए रोजगार चले जाएगा, गरीब बीडी वर्कर नहीं जाएगा जी, कोई परिवर्तन नहीं है, रेट वैसे की वैसे। कल लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया कि मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप का प्रयोग अनिवार्य नहीं है और सुविधा के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता इसे नहीं चाहता तो वह अपने मोबाइल पर इसे आसानी से डिलीट कर सकता है। दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं, और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर
आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। कल लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्र सरकार ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है। यह चिंता का विषय है और इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। लोकसभा में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बोले, क्षमा कीजिएगा, लोकसभा में सूचना प्रसारण मंत्री एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बोले कि सरकार ने पहले ही ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसी बुराई से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और उसका लाभ अब आम लोगों को मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के बारे में जो विषय माननीय सांसद जी ने उठाया है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज़ पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विद इन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। AI जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज करेंटली गोइंग ऑन। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री निशिकांत दुबे जी को और कमेटी के सभी सदस्यों को। उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है जिसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, कानून को किस किस पॉइंट पे कड़ा किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज़ अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी, और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में जो एक नई
क्रांति लाई है, जो डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, उसके अच्छे प्रभाव भी हमें अपने संज्ञान में लेने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी देता है सभी को। इन सब पॉइंट्स को विचार करके इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसी पर सरकार काम कर रही है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम को मणिपुर में लागू करने संबंधी सांविधिक संकल्प को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। जी हां, बता दें कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में इस संकल्प को पेश किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए राज्य में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए यह सांविधिक संकल्प लाया गया है। ये एक्ट सेंट्रल एक्ट के रूप में पास किया जा चुका है 6 फरवरी 2024 को और 8 फरवरी 2024 को दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद ये पारित हुआ है। चूँकि मणिपुर राज्य में इस समय राष्ट्रपति शासन चल रहा है, अतः संविधान के अनुच्छेद 252 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत मैं सदन से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसको रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से पास करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में प्राकृतिक खेती से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के सभी किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने के बारे में सोचने का आह्वान किया और कहा कि इससे कई कृषि चुनौतियों का समाधान हो सकता है, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता, जो मिट्टी की उर्वरता, नमी और दीर्घकालिक स्थायित्व को प्रभावित करती है। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, मैंने किसानों को 1 एकड़ एक मौसम से शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। एक छोटे से भूखंड से भी मिलने वाले परिणाम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और बड़े पैमाने पर इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 19 नवंबर को कोयम्बटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया था, जब किसानों के एक समूह ने उन्हें इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौसेना की समुद्री शक्ति और युद्ध क्षमताओं के संचालनात्मक प्रदर्शन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को तिरुवनंतपुरम पहुंची। ये कार्यक्रम नौसेना दिवस समारोह के तहत यहां शकुमुगम समुद्र तट पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन का अवलोकन किया। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चूंकि भारत हिंद महासागर क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, इसलिए हम पर एक विशेष जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश महासागरों को खुला, स्थिर और नियम आधारित बनाए रखने के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। People of India are grateful to the men and women of Indian Navy for their service to the nation. We are proud of each one of you. On behalf of fellow citizens, I would like to thank all of you for your professionalism, passion and patriotism. Modernization as well as development and adaptation of new technologies is crucial for the combat readiness of any armed force. It is heartening to see that the Indian Navy is demonstrating the capability to design and build complex platforms in India itself. Aircraft carriers, INS Vikram, advanced Visakhapatnam class destroyers, Nilgiri class frigates and Kalvari class submarine are a few examples of our capabilities. Self-reliance strengthens national security. The Indian Navy stands as the principal actor for the security of our seas, from deterring threats to combating piracy, from securing our exclusive economic zone to ensuring freedom of navigation. The Navy's role extended well beyond traditional deep. 2 दिन के भारत के राजकीय दौरे पर आज शाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए आज निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे।
राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत शुक्रवार को किया जाएगा, जिसके बाद 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होगी। इस दौरान रक्षा संधि सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को स्टॉकहोम में वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान यानी इंटरनेशनल IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। अपने स्वीकृति भाषण में कुमार ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला और बताया कि देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक अद्भुत लोकतांत्रिक तमाशा देख रहा है, जिसमें 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तरीय दलों सहित 743 राजनीतिक दलों की 20,000 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज भारत यात्रा से पहले नई दिल्ली स्थित रूसी हाउस ने संघीय सैन्य तकनीकी सहयोग सेवा और रोसोबोरोन निर्यात की 25वीं वर्षगांठ को समर्पित एक भव्य फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस फोटो प्रदर्शनी उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य तकनीकी साझेदारी का जश्न मनाना था। प्रदर्शनी में रूस और भारत के बीच दशकों से सैन्य सहयोग को दर्शाने वाली ऐतिहासिक तस्वीरें और दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे। आइए देखते हैं इस प्रदर्शनी की कुछ झलकियां। समूचे भारत को अपनी सेना पर गर्व है। आज नौसेना दिवस है। संसद टीवी सभी नौसैनिकों को नमन करता है। चलते चलते आपको दिखाते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में नौसेना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।